इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है, इसका मेथड क्या है और इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है और इसका टेक्निक काम कैसे करता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ का है। ठीक है, तो देखिए एंजाइम आप तो कल पढ़ चुके हैं। एंजाइम आप पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन। देखिए ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, इम और मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो घूमता रहे, मोबाइल जो घूमता रहे, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, लिक्विड देखे ना उस तरीके से। लेकिन उसके आगे अगर हम इम लगा देंगे तो इसका मतलब कि उसको रोक दिया गया, एक जगह कहीं रोक दिया गया। यहाँ पे क्या करते हैं, एंजाइम को एक जगह एक प्लेस में रोक देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग। ठीक, कन्फाइनिंग या फिर आप इसको ज्वाइनिंग भी कर लीजिए, एंजाइम विथ सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये एक प्रोसेस है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम को किसी भी एक सॉलिड सपोर्ट के साथ उसको जोड़ देते हैं, कन्फाइनिंग जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस सॉलिड सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कैरियर, क्या कहेंगे हम इसको, कैरियर। ठीक, अब जब ये सॉलिड सपोर्ट से कोई भी, मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है, ये सॉलिड सपोर्ट से जुड़ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सबस्ट्रेट आएगा, इससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, बस यही चीज है एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। ठीक, कि एंजाइम को किसी सॉलिड सपोर्ट से जोड़ दिया गया है, उससे सबस्ट्रेट रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ एंजाइम इन स्पेस, मतलब कि जिस भी स्पेस में एंजाइम को आपको उसके मूवमेंट को रोकना है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना है एंजाइम के मूवमेंट को, वहां पे ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन काम करता है। मतलब कि ये बता रहा है कि एंजाइम को जिस भी स्पेस में आपको रोकना है वो टेक्निक आपके एंजाइम इमोबिलाइजेशन में की जाती है। अब ये है कि ये हम इसको रोकते क्यों हैं, क्या वजह है कि इसको हम रोक के, क्या इससे मेरा फायदा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको इस टेक्निक से क्या फायदा है। तो देखिए क्या होता है, जो एंजाइम का डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन, मतलब डिग्रेडेशन का मतलब वो खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और डीएक्टिवेशन का मतलब वो एक्टिवेट काम करते रहेगा, डीएक्टिवेट मतलब काम नहीं करेगा। तो इन दोनों चीजों से इसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब भी इसको कैरियर से हम जोड़ देंगे तो वो डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन से प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारा एंजाइम, मतलब कि हमारा एंजाइम बचा हुआ रहेगा, हम उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि उससे हम दोबारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करा के फिर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इनहेंस स्टेबिलिटी। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, अब लंबे समय तक उसकी स्टेबिलिटी हम बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, इजी सेपरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। अब वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन किया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया, और इस कैरियर सपोर्ट की वजह से ये इस प्रोडक्ट से जल्दी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट बन गया रहेगा। अब एंजाइम इसके पास तो लगा नहीं रहेगा, तो इससे जल्दी से जल्दी वो बाहर हो जाएगा, फिर जाके वो दूसरा रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से कैरियर्स हैं जो इस एंजाइम को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जिसमें हमारा रहेगा एंजाइम और उसके साथ रहेगा एक सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट, जिसको हम कैरियर कहेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके बनाएंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ये कैरियर रहेगा उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या रहनी चाहिए, मतलब कि उसका व्यवहार क्या रहना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला है इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आप एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं, वहां से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, आप यहाँ पे क्या कराते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जिसमें आप बनाते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन कर ले या इसको डैमेज करे या एंजाइम को डैमेज करे, ऐसा कोई भी आपका कैरियर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। फिजिकली मतलब कि जो भी कैरियर उसको सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट है, अब उस पर एंजाइम जाएगा तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा महंगा रहे जिसको आप को लेने में बहुत दिक्कत हो। ठीक, फिर क्या है, रीजनरेबल। रीजनरेबल का मतलब है जैसे कि आपने कोई भी कैरियर सपोर्ट के साथ एंजाइम और उसके साथ सपोर्ट आपने लगा दिया,
ठीक है। तो सपोर्ट लगाने के बाद अगर वो मान लीजिए ख़राब हो गया या कुछ उसमें दिक्कत हो गई, आपको इसको सॉलिड सपोर्ट को दूसरा लेना है। तो ऐसा ना हो कि वो दूसरा ना बन पाए या उसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो उस तरीके का कैरियर सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए जो हमारा सॉलिड सपोर्ट्स कैरियर्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका पहला है इनऑर्गेनिक कैरियर्स, दूसरा है ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो कैरियर्स मिलते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कैरियर कहते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक नेचुरल से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर कहते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक, जिनको हम लैब में प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर्स होते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक कैरियर्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर स्टेबिलिटी होते हैं, मतलब कि इनमें प्रेशर की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रेशर को ये ज़्यादा झेल सकते हैं। ठीक है। में अंडरगो एब्रेशन, मतलब कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर खरोच के जैसे दिखते से ये रिएक्शन कराते हैं तो इनके ऊपर गड्ढा नुमा हो जाता है, जिसको आप खरोच की तरह कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल में देखिए SiO2 हो जाएगा आपका, जो सिलिकॉन ऑक्साइड, और कुछ और से मटेरियल्स हैं जो आपका पोरस ग्रास हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, मिनरल मटेरियल्स हो जाएगा जिसमें आपका सेलाइट और सेंटोलाइट हो जाएगा। ठीक है। और आपके ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर में ये जो ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर्स होते हैं ये फेवरेबल कॉम्पैक्टिबिलिटी विद प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन के साथ इनके कॉम्पैक्टिबिलिटी को ज़्यादा ये कंपोज करते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से कॉम्पैक्ट होने की मतलब कि इनकी क्षमता ज़्यादा रहती है, फेवरेबल, मतलब कि वो जल्दी से उससे जुड़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखिए इनके सेलुलोज डेरिवेटिव DEAE सेलुलोज, CM सेलुलोज, डेक्स्ट्रान, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। जिसमें आपका अगेरोज, स्टार्च, पैक्टिन, सीटोसाइन। ठीक है। ये हो गया आपके ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर। ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर में देखिए अब जो हम लैब में बनाएंगे वो जाहिर सी बात है हाई केमिकल मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि वो तो हम सोच के बनाएंगे ना कि केमिकली मैकेनिकली वो स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल में आपका होगा पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट और एक्रिलिक पॉलीमर्स। ठीक है। तो ये आपके कैरियर्स हो गए जिनको हम एंजाइम के साथ मिला के एक सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने एंजाइम और कैरियर दोनों को आप यहाँ पे जान लिए कि एंजाइम को हम कैरियर के साथ सपोर्ट देते थे, लेकिन अब हम एंजाइम को कैरियर के साथ कैसे सपोर्ट देते हैं, कोई मेथड तो होगा। उसी मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है। ये मेथड 2 टाइप का होता है, जिसमें पहले आपका फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल मेथड में क्या होता है, एडजॉर्प्शन, एन्ट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन। ठीक है। केमिकल मेथड में आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्रॉस लिंकिंग और सपोर्ट होता है। देखिए एडजॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा कैरियर रहेगा। ठीक है। कैरियर के ऊपर एंजाइम चिपका हुआ रहेगा। ठीक है। कैरियर के ऊपर एंजाइम चिपका हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा एडजॉर्प्शन। इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि जैसे कि कोई जाल नुमा है। ठीक है। ये जाल नुमा है, अब इसी के बीच में एंजाइम हमारा फंसा हुआ है। इंट्रैपमेंट मतलब क्या होता है, फंसाना, फंसा हुआ। ठीक है। वो हमारा इंट्रैपमेंट हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर सब कुछ भरा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर एंजाइम फिट होता है। ठीक है। एंजाइम जो हमारा कैरियर सपोर्ट है उसके अंदर फिट होता है। ठीक। ये 3 टाइप के हो गए। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें चार्ज होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, इन चार्ज पे ये काम करता है। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने क्रॉस एक इधर, जैसे ये क्रॉस हो गया ना, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहीं से जुड़ के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग में होता है, यहाँ पे बीच में इसके एंजाइम भरे हुए होते हैं। ठीक है। आइए इसको हम फिगर से देख लेते हैं। देखिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इसमें देखिए एडजॉर्प्शन क्या है, ये देखिए हमारा कैरियर सपोर्ट है। कैरियर सपोर्ट में क्या हुआ है, ये सारे इतने सारे एंजाइम यहाँ पे सब अटैच हुए, ये हमारा एडजॉर्प्शन हो गया। फिर क्या है आपका कोवेलेंट। कोवेलेंट में ठीक इसी तरीके से एडजॉर्प्शन के तरीके से इसमें क्या है, चार्ज है, इसमें चार्ज होते हैं, चार्ज के तरीके से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन से बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे कैप्सूल जिस तरीके से होता है उसके अंदर सब कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है, उसी तरीके से हमारा सॉलिड सपोर्ट होता है, सॉलिड सपोर्ट के अंदर एंजाइम भरा हुआ होता है। इंट्रैपमेंट में देखिए क्या है,
यहाँ पे जाल की तरह एक स्ट्रक्चर है, उस जाल के स्ट्रक्चर में एंजाइम हमारे फंसे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग में मॉलिक्यूल एक दूसरे आपस में क्रॉस लिंकेज में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कंपैरिजन, ठीक है। जो जो हमारा मेथड है एब्जॉर्प्शन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इंट्रैप्शन और इनकैप्सुलेशन, जिसको मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, तो इन सब में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। पहले तो हम इसको प्रिपरेशन पे करेंगे। जो हमारा एब्जॉर्प्शन मेथड है ये सिंपल मेथड होता है, कोवेलेंट डिफिकल्ट होता है, जो हमारा इंट्रैपमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है, और जो कन्फाइनमेंट मेथड होता है ये सिंपल मेथड होता है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, ये लो होगा, हाई, मॉडरेट और हाई, ठीक। बाइंडिंग फोर्स वेरिएबल, मतलब कि जितना रहना चाहिए उतना रहेगा। इसमें स्ट्रांग फोर्स होता है, इसमें वीक हो जाएगा और इसमें स्ट्रांग, ठीक। एंजाइम लीकेज, जो आपके एडजॉर्प्शन में एंजाइम लीकेज तेजी से होता है क्योंकि उसमें एंजाइम ऊपर से जुड़े हुए होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं होगा क्योंकि इसमें चार्ज से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इंट्रैपमेंट, इसमें भी जाल की तरह हुए होते हैं, इसमें भी निकल सकते हैं। और इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, क्योंकि कैप्सूल में बंद हुए होते हैं ये नहीं होते, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, वाइड मतलब लॉन्ग एक सरफेस एरिया पे इसको हम करते हैं, मतलब कि ब्रॉड लेवल पे कर सकते हैं। सेलेक्टिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें चार्ज का होता है तो चार्ज सब में नहीं होता है, तो जिनमें चार्ज पाया जाएगा उन्हीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। वाइड, ये भी हम ब्रॉड एरिया पे कर सकते हैं। वेरी वाइड, इसको भी हम बहुत ब्रॉड लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग प्रॉब्लम हाई, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसमें लो, इसमें हाई और इसमें हाई, ठीक। मैट्रिक इफेक्ट, इन तीनों में यस होगा और इसमें नो, ठीक है। लार्ज डिफ्यूजनल बैरियर्स, इन दोनों में नो होगा और इसमें यस होगा, ठीक है। माइक्रोबियल प्रोटेक्शन, इन दोनों में नो होगा और इसमें दोनों में यस होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जो हमारे एंजाइम इमोबिलाइजेशन है उसका हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का एप्लीकेशन है, 3 तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो ये पहला है आपका जिसमें हम ड्रग प्रोडक्शन करेंगे, ये भी आपका ड्रग सिंथेसिस में ही है, और ये आपका बायोसेंसिंग में है जिससे हम बायोसेंसर्स का यूज करते हैं इमोबिलाइज एंजाइम का यूज करके, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्या है, स्टैटिन्स। ये एग्जांपल आप पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टैटिन्स क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। लेकिन जो स्टैटिन्स होता है वो उसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होता है, इनहेंसियोमर और डायस्टेरियोमर, ठीक है। लेकिन जिस इनका इनहेंसियोमर, जो इनहेंसियोमर होता है वो मोर एक्टिव होता है कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में, मतलब जो इसका इनहेंसियोमर पार्ट होता है वो पार्ट थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाने में अच्छा होता है, ठीक है। अब इनमें दोनों प्रेजेंट है, अब दोनों को हम अलग करने के लिए यूज करते हैं इमोबिलाइज्ड लाइपेज। क्या यूज करते हैं, इमोबिलाइज्ड लाइपेज, ठीक है। ये इमोबिलाइज्ड लाइपेज क्या करता है, ये मोर या तो ऐसा कह लीजिए सेलेक्टिव इनहेंसियोमर होता है, मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनहेंसियोमर को जल्दी से सेलेक्ट करके उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैटिन में से ये इमोबिलाइज्ड लाइपेज इस इनहेंसियोमर को अलग कर लेता है, ठीक है। कौन से स्टेप में, जब हम इसका प्रोडक्शन कराते हैं जिसमें आता है आपका रिजोल्यूशन स्टेट। कौन सा आता है, रिजोल्यूशन स्टेट। उस स्टेट में हम इस लाइपेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करा के इस इनहेंसियोमर पार्ट को हम अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा यूज हो गया इमोबिलाइज्ड लाइपेज का, जिससे हम एक ड्रग का प्रोडक्शन कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी क्या है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो हमें फंजाई से मिलता है, ठीक है। अब इस पेनिसिलिन जी का रिएक्शन हम कराते हैं इस पेनिसिलिन जी एसाइलेज के साथ, ठीक है, जो एसाइलेशन का रिएक्शन कराता है, ठीक है, एसाइलेशन का रिएक्शन कराता है, जिससे ये एंजाइम है, ये भी आपका इमोबिलाइज एंजाइम है, ये रिएक्शन कराएगा, इस पेनिसिलिन जी को चेंज कर देगा 6-APA, ठीक है। 6-APA क्या हो जाएगा, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। तो ये इस पेनिसिलिन जी को चेंज कर दिया 6-APA में। तो जो ये 6-APA है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सेवरल पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स को बनाता है, मतलब कि
ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल में ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके हम साइड पे अलग अलग कंपाउंड लगा के अलग अलग पेनिसिलिन को बनाते हैं। मतलब कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, आप उसके किनारे पे अलग अलग कंपाउंड को लगा के अलग अलग तरीके का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा यूज हुआ, इसको चेंज कर दिया, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स को हम बना बना के अलग अलग पेनिसिलिन के कंपाउंड को बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपके सेंसिंग में, सेंसर में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड सैंपल होता है, ठीक है। ये भी एग्जांपल आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हमारा ब्लड सैंपल होता है उसका जैसे आप टेस्टिंग करते हैं ना, ब्लड शुगर पिंच करते हैं, एक बूंद ड्रॉप डालते हैं उस स्ट्रिप पे, तुरंत वो आपको बता देता है कि आपका शुगर लेवल इतना है, ठीक। तो वो कैसे होता है, उसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल को जैसे ही आप किट पे डालते हैं, ठीक है, किट पे होता है आपका इमोबिलाइज्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है इमोबिलाइज्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस ब्लड सैंपल में जितने भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जितने भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उन सभी को ब्रेक करके ग्लूकोनिक एसिड और H2O2, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन किया ब्लड सैंपल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 प्रेजेंट अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो इसमें H2O2 बना हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपके उस जो आपने स्ट्रिप, जो आपने डिवाइस लिया है ब्लड ग्लूकोज चेक करने का, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोड इसके साथ रिएक्शन करके इस जो बायोलॉजिकल डाटा है इसको चेंज कर देते हैं मेजरिंग डाटा में, मतलब कि गिनती में चेंज करते हैं, जिसको मीज़र कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मीज़र कर लेंगे इसको, तो मीज़र करके वो आपको गिनती में बताएंगे। अब यहाँ पे H2O2 की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, H2O2 की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका इमोबिलाइज एंजाइम काम किया, जो आपके ब्लड में से शुगर लेवल को बता दिया। तो इस तरीके से आपके ये 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गए एंजाइम इमोबिलाइजेशन के। ऐसे ही कई सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से एंजाइम इमोबिलाइजेशन का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे अब खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोसेंसिंग, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे वो काम करता है।